हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जो कि न्यू चैप्टर है एसपीएम सब्जेक्ट का। इससे पहले गाइस तीन चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंटरप्राइज रिस्क को कैसे मैनेज करती है, क्या रिस्क होता है, ये सारी चीज इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो रिस्क क्या होता है। सबसे पहले तो आप सोचो, आपको मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर होगा। रिस्क क्या होता है? कोई भी एडवर्स चीज हैपन हो जाना, किसी के साथ कभी भी कहीं पर भी हो सकती है और हो चुकी होगी ऑलरेडी। ठीक है, होते रहता है, अपन भूलते रहते हैं। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है? जैसे कि अपन शेयर मार्केट में देखिए तो रिस्क ऑफ लॉस, क्लियर। सीएमए एग्जाम में रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, आप जब स्कूटी चलाते हो तो रिस्क ऑफ फॉल, हर जगह कुछ ना कुछ रिस्क रहता है, बट हम लोग हर रिस्क को लेते हुए, मेजर करते हुए चलते जाते हैं। ठीक है, तो रिस्क क्या होता है? एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में उसका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट टू ऑब्टेन द डिजायरेबल रिजल्ट। ठीक है, मिस्टर एक्स जाना चाहते थे मंदिर, बट बीच में हो गया उनका एक्सीडेंट। तो वो जाना चाहते थे मंदिर, तो क्या वो अब जा पाएंगे? जवाब है नहीं, अब वो जाएंगे हॉस्पिटल। तो वो ऑब्टेन नहीं कर पाए अपना डिजायरेबल रिजल्ट। क्लियर, तो इसको कहते हैं रिस्क। दो कंपोनेंट होता है रिस्क में। ठीक है, एक तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑब्टेनिंग व्हाट वी वांट। ठीक है, एक एडवर्स इम्पैक्ट होता है और एक लॉसेस होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? रिस्क इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग। हम लोग लूज करेंगे ना कुछ। अब समझ लो कि जो लोग पिछले साल एग्जाम में फेल हुए थे सीएमए के, उन लोग 6 मंथ लूज किए। 6 मंथ का उनका जो अपॉर्चुनिटी था, उनका ग्रोथ था, वो सब उन्होंने मिस किया। क्लियर, तो लूज तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। फिर रिस्क क्या होता है? रिस्क इज मैनेज थ्रू वन ऑफ ऑल्टरनेटिव। हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, बट खत्म तो नहीं कर सकते। रिस्क को खत्म कैसे करोगे? आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट का आप रिस्क का मैनेजमेंट कर सकते हो बाय वेयरिंग हेलमेट। ठीक है, अब हेलमेट पहन के जाओगे तो आपका रिस्क है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे, क्लिनिक बस जाओगे मलहम पट्टी करवाने। ठीक है, आईसीयू में नहीं जाओगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? हेलमेट लगा सकते हो। एग्जाम से फेल ना होने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट। आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, 5 टाइम रिवीजन कर सकते हो, फुल टाइम अपने अपने पढ़ाई में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीजें करके आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो अब अपन कुछ फैक्टर्स देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिस्क बियरिंग और रिस्क अवॉइडेंस। ठीक है, तो ये दो टर्म है अलग अलग। रिस्क बियरिंग का मतलब क्या होगा? इसके अंदर पक्का यही होगा कि हमको बताएगा कि रिस्क को झेलना है। ठीक है, अपन कुछ देखो, दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, बहुत सारे टाइप के होते हैं वैसे, बट मैं उनमें से कोई दो की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक तो ये होता है जो बोलता है यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं रिस्क झेल लूंगा। वो कौन बोलता है? जिसके पास इतनी 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 प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉस हो जाए तो ठीक है, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके उसको बियर कर सकता हूँ। और एक इंसान वो होता है जो नल्ला होता है, या फिर जिनके पास ज़्यादा फंड्स सेविंग्स नहीं होते हैं। क्लियर, तो जब सेविंग्स ही नहीं रहेंगे तो फिर वो कैसे बोलेगा कि कुछ भी होगा तो मैं झेल लूंगा? नहीं बोल सकता ना, वो बेचारा वो डरा हुआ रहेगा हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले, शेयर मार्केट में पैसा डालने से पहले कि यार यही है मेरा सब कुछ है जो। क्लियर, तो रिस्क बियरिंग भी अलग अलग मेंटालिटी के लोग कह सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो रिस्क बियरिंग इज एक्सेप्टिंग द रिस्क विथ प्रिपरेशन फॉर कंटिजेंसी। इसमें आप क्या करोगे? झेलना चाहोगे, जो होगा देखा जाएगा कहोगे आप। ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? जो भी आगे होने वाला है उसको आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि ओके आई विल मैनेज एवरीथिंग, जो होगा देख लेंगे। क्लियर, while below 3 strategies mitigates losses, risk bearing alone give rise to profit। देखो अगर अपनी जो हम अभी 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे, उनमें से ये अकेला है जो आपको प्रॉफिट भी दिला सकता है। क्योंकि आप अगर आप बोलोगे कि मैं लॉस झेल सकता हूँ, तो चांसेस है कि आपको प्रॉफिट भी झेलने को मिल सकते हैं। समझी गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब होता है रिस्क अवॉइडेंस, जिसमें अपन ना पहले ही बोल देंगे अरे नहीं 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 हम नहीं झेल सकते भाई। आगे मतलब जैसे कि
कुछ भी होता है, अगर शेयर मार्केट में पैसे वाले ही बात कर रहे थे तो दो इंसान की बात की थी ना, तो एक इंसान जिसके पास सेविंग्स नहीं होगी, जिसका सब कुछ ही वो इनकम होगी, वो ये बोलेगा रहने देते यार, मैं कोई सिक्योर जगह पे अपने पैसे लगा लूंगा, इतना रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है रिस्क को। अब किसी को स्कूटी चलाना सीखना है, बट उसको अभी चलाने नहीं आता, उसको डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी, तो अगर वो अवॉइड करते रहेगी कि गिरना गिरना मैं अवॉइड कर सकती हूँ, ठीक है, अगर वो रिस्क को बियर करेगी गिरने के, तब जाके वो स्कूटी सीख सकती है। अगर वो अवॉइड करते रहेगी तो जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाएगी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेदर खराब था, ठीक है, वेदर खराब था तो क्या हुआ, हम बोले कि अरे हम तो सेल नहीं करेंगे, मतलब अपनी शिप को हम पानी में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वेदर खराब है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिस्क अवॉइडेंस, मतलब अपनी एक्टिविटी को ही ना करो ड्यू टू डर ऑफ रिस्क। क्लियर। रिस्क मिनिमाइजेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन लेना, जैसे हेलमेट पहनना, हेलमेट पहन के आप प्रिवेंट कर सकते हो खुद को। क्लियर। रिस्क शेयरिंग का मतलब होता है बांट लेना, जो भी रिस्क होगा उसको हम आधा आधा बांटेंगे, तो उसको बोलते हैं रिस्क शेयरिंग, ठीक है। इंश्योरेंस के बिजनेस में लोग करते क्या करते हैं, जैसे कि ना इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर टू मच रिस्क आ जाता है तो वो क्या करती है, री इंश्योर करवा लेती है अपनी चीज़ों को, तो एक और इंश्योरेंस कंपनी उनके रिस्क को झेलती है, आउटसोर्स कर देती है अपनी चीज़ों को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जैसे आप सुने ही होंगे एसएफएम में, डोंट पुट योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अगर एक बार बास्केट गिरा तो सारा अंडा टूट जाएगा, इसलिए इसको अलग अलग जगह रख दो, अलग अलग जगह रखोगे तो एक बार में एक ही अंडा टूटेगा। तो ये क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन। इससे भी हम लोग रिस्क को बांट सकते हैं, जैसे आप तीनों अंडा को तीन जगह रख के बांट दिए, तो ये क्या हुआ, रिस्क शेयरिंग। अब रिस्क अवॉइडेंस और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, रिस्क अवॉइडेंस इज द एलिमिनेशन ऑफ थ्रेट, मतलब अपने डर को ही एलिमिनेट करना ही रिस्क अवॉइडेंस है। और एक्सपोजर दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द डिजायरेबल आउटकम, हमारे आउटकम में तो नेगेटिव अफेक्ट करेगा ही करेगा रिस्क है तो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, अपन मिटिगेट करते हैं स्ट्रैटेजी, मतलब हम लड़ने की शक्ति रखते हैं पर हम लोग अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। बट अवॉइडेंस में क्या होता है, हम डर के वजह से वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक। फिर रिस्क अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू डिफ्लेक्ट एज मैनी रिस्क एज पॉसिबल, रिस्क अवॉइडेंस में हम वो सारी चीज़ों को, हर नेगेटिव इम्पैक्ट को हटा देंगे जो हमारे आउटकम में अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही कि हम लोग को एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, तो ये उस फिलोसफी पे काम करता है और ये चाहता है कि नहीं मैं सारे रिस्क को ख़त्म कर दूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट रिस्क कम्प्लीटली, देखो यहाँ पे खुद बोल जाइए कि अब आप रिस्क को पूरी तरीके से तो नहीं मिटा सकते, ठीक है। फिर इट इज़ पॉसिबल डाइवर्सिफाई द रिस्क इन ग्रेट एक्सटेंट, अगर आप अपने चीज़ों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपका बहुत हद तक डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है और रिस्क कम हो सकता है। क्लियर। इसमें क्या दिया गाइस, इसमें ये दिया कि हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कॉस्टली कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, इस वजह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। मतलब जैसे कि समझ लो कि आप कोई ऐसा फायर वर्क करो, ऐसा फटाके फोड़ो जिससे आपका घर जल सकता है, तो इससे बेटर ही है ना कि फटाके बहुत ज़्यादा दूर जाके फोड़े जाएं, है ना, क्योंकि घर बहुत महंगाई है, अभी इतनी महंगाई में आप घर बना ली तो बहुत बड़ी बात है, आप घर जलाने का रिस्क नहीं ले सकते हो थोड़े टाइम के मजे के लिए फटाके हैं। क्लियर। तो इसलिए रिस्क अवॉइडेंस यूज होता है इस टाइप की जगह पे, ठीक। फिर इन इट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना अपन सोचते हैं कि अगर हम लोग समझ लो बजाज में इन्वेस्ट किए, कंपनी बजाज में इन्वेस्टमेंट किए, तो अगर ये कंपनी डूबेगी तो ज़रूरी थोड़ी ना यार कि बाकी की कंपनी सोनी हो गई, एलजी हो गई, ठीक है, और कोई दूसरी कंपनी सैमसंग हो गई या एप्पल हो गई, ये सारी कंपनी भी डूब जाएगी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसके शेयर डाउन है तो ज़रूरी नहीं ना इनके भी डाउन हो, इनके अप भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है डाइवर्सिफिकेशन वाला कि आप सारे पैसे बजाज में मत डालो, आप कुछ बजाज में, कुछ सैमसंग में, कुछ यहाँ, कुछ एप्पल में, कहीं कुछ ऐसे करके थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, सो दैट अगर ये कंपनी का डाउन भी रहेगा तो इनका जो अप रहेगा वो इसको बचा लेगा। समझे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो देख लेते हैं टाइप ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं। पॉलिटिकल रिस्क फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी बीइंग सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द पॉलिटिकल इवेंट इज अ होस्ट कंपनी, मतलब अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ काम करने आती है तो ज़रूरी तब होगा, कब अफेक्ट होगी वो चीज़ें, जब वो होस्ट कंपनी की पॉलिटिक्स चलेगी तब, ठीक है।
हम लोग रिलेशनशिप किसके किसके बीच में देखेंगे, कंट्री के में और बाकी कंट्रियों के बीच में, तब जाके पॉलिटिकल रिस्क अफेक्ट करता है। क्लियर। कंट्री रिस्क क्या होता है, लॉस इन लीडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, मतलब जो लीडिंग कंपनी है उस कंट्री का जो भी लॉस रहेगा और अदर कंट्री के साथ पर्टिकुलरली, तो उसको अपन कहते हैं कंट्री रिस्क। मतलब मैम नहीं समझ में आ रहा है, मतलब गाइस जैसे कि समझ लो पाकिस्तान है, ठीक है, और इंडिया है। तब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ के लोगों जो वहाँ के जो बिजनेसमैन है और जो हमारे बिजनेसमैन है, अगर इन दोनों ट्रेड कर रहे एक दूसरे के बीच में, तो उनको हमेशा कंट्री का रिस्क रहेगा कि यार कभी भी यहाँ पे बम फट सकता है, कभी भी झगड़ा हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो उनको हमेशा कंट्री रिस्क रहेगा। बट अपन जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उसको अपना महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से कंट्री रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने देश में अंदर में काम कर रहे हैं, आराम से ट्रेड कर रहे हैं, तो चलता है। क्लियर। इकोनॉमिक रिस्क, अब इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द जनरल इकोनॉमिक क्लाइमेट, जो जनरली हमारी कंट्री में होते रहते हैं, पैसों से रिलेटेड चीज़ें, उससे इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, उसका रिस्क, जैसे कि हमारा कभी भी ग्रो हो सकता है इनकम, ठीक है, कभी भी हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट में जो भी, पहला रिस्क क्या रहेगा कि लोगों की इनकम बढ़ सकती है, दूसरा रिस्क क्या रहेगा, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, और तीसरा ये कि लोग ऐसा सोचे कि यार सेव करना चाहिए हमको, उसके इन्वेस्ट करना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक रिस्क होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोशल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर। ये वाले सारी चीज़ को ना हम लोग स्टडी में डिस्कस करेंगे, उसमें दो दो लाइन दिया हुआ है, वहीं से बता दूंगी मैं आपको अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और असेनिंग रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजी टू मैनेज इट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है जिसे हम मेजर करते हैं उसको और डेवलप करते हैं ऐसी स्ट्रैटेजी ताकि हम उसको मैनेज कर सके। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिकल अप्रोच होती है जो आइडेंटिफाई करती है कि क्या रिस्क है, फिर उसको एनालाइज करती है कि वो कितना इफेक्ट करेगा हमको, फिर उसको कैसे बचा सकते हैं हम। ये सारी चीज़ें तो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई व्हाट इज रिस्क, क्या रिस्क है। सीएमए का एग्जांपल लेते हैं अपन, ये अपन सीएमए दे रहे हैं। सीएमए का क्या रिस्क है, रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, ये रिस्क है। असेसमेंट कैसे करोगे, व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ रिस्क अकरिंग, क्या चांसेस है कि रिस्क होएगा, मतलब क्या चांस है कि हम फेल हो जाएंगे। तो ये चांस तो हम एग्जाम दे के आके ही बता सकते हैं कि हमारा पेपर कैसा गया। फॉर एग्जाम्पल किसी का पेपर बहुत अच्छा गया है तो उसके पास है 20% रिस्क फेलियर, अगर किसी का पेपर बेकार गया है तो उसके पास है 50 to 60% कि वो फेल हो सकता है। क्लियर। देन हाउ टू सर्व विद द रिस्क इम्पैक्ट, कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अब इस अटेम्प्ट में तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे, हम 5 रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे पढ़ाई को, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, ये कंट्रोलिंग का बता दिया मैंने। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे रिस्क को। ठीक है, फिर मॉनिटरी, हाउ सिचुएशन चेंजेस, आर दे आर न्यू रिस्क इमर्जिंग, क्या कोई नया रिस्क और पैदा हो रहा है। बिजनेस में तो ऐसा होते रहता है ना, इसलिए देखेंगे कि क्या कोई नया रिस्क आ रहा है और कैसे हम 5 रिवीजन की तो कैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सब अपन चेक करेंगे। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब तामझाम क्यों, आखिर ज़रूरत क्या है इसका तामझाम की। इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम लोग एक अनसर्टेन वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, हम अपने अपनी जो चीज़ें हैं उसको चैनलाइज करेंगे ना, अगर हमको पता ही रहेगा हम जिस तरीके से प्लान किए है उस तरीके से चलेगा सब कुछ तो बढ़िया रहेगा। बट ऐसे नहीं होता ना, रिस्क रहता है उसमें कि जैसा हम सोचे वैसे ना हो। ठीक है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए, फिर अगर कोई डेविएशन आता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, फिर इंश्योर करेंगे कि हमारा प्लान ऑब्जेक्टिव तो कम से कम फुलफिल हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव मीन्स हमारे पास रेडी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्लान। फिर एक्सपेक्टेड इवेंट इज फ्रस्ट्रेटेड मेकिंग द डैमेजेस मिनिमम, हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड हो। ठीक है, और अपन चाहेंगे कि हमारा डैमेजेस कम से कम हो, अगर हमको कुछ और मतलब जो हम सोचे थे उसके अपोजिट होगा तो। क्लियर। कैसे मैनेज करेंगे मैम रिस्क को, छः चीज़ बताऊंगी मैं जैसे आप कर सकते हो मैनेज। फर्स्ट, आप रिस्क पूल कर लो ना। मैम पूल क्या होता है, एक साथ। कारपूल सुने हो, कारपूल, कारपूल में क्या होता है,
सब लोग 4-5 फ्रेंड्स रहते हैं, वो लोग एक कार में बैठ के चले जाते हैं, पेट्रोल के एक्सपेंसेस को बांट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कारपूल करना। अकेले अकेले जाओगे तो प्रदूषण होगा, इससे अच्छा एक साथ चले जाओ, कॉस्ट इफिशियंसी भी होगी, सेविंग्स भी होगी, इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, तो कारपूल होता है। वैसे रिस्क पूल कर लो। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज प्रैक्टिकली इंश्योरेंस कंपनी, जो कि रिस्क पूल करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, सारे रिस्क को एक साथ ले लेती है और सबको एक साथ पूल कर देती है, मतलब एक जगह पे लाके फेंक देती है। अब ये पूरा रिस्क हो गया। अब जरूरी नहीं ना हर खराब चीज होए, अनटिल एंड अनलेस इंश्योरेंस कंपनी की किस्मत खराब ना हो। ठीक, तो देखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कम टुगेदर टू फॉर्म अ पूल। ये लोग क्या करते हैं, सब एक साथ आ जाते हैं और पूल करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जो भी रिस्क होगा, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक या फ्लड आ गया तो अगर आपके पास लाइव इंश्योरेंस है तो आप अपने आप को बचा सकते हो उससे, है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको पैसे देगी, बट उस पैसे के लिए आप रहोगे नहीं जिंदा, वो बात अलग है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन मैं बता चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। डाइवर्सिफिकेशन में वही सेम सेम बातें लिखी है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अलग अलग जगह करो। ठीक है। रेन थ्योरी, मतलब गाइस हम लोग देखते हैं रेन थ्योरी क्या होती है। रेन थ्योरी क्या होती है, कलेक्टिव रिस्क थ्योरी होती है, जो कि किसने डेवलप किया था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने डेवलप किया था। क्यों किया था, ताकि उन लोग देख सके कि उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन कितनी होती है। इसका मेन काम ये रहता है कि ये लेवल देखते हैं कि कितना हमारे पास सरप्लस है एक पोर्टफोलियो में। क्लियर। नेक्स्ट है अपना रिस्क मैपिंग या रिस्क एनालाइजिंग। रिस्क एनालिसिस जो होती है ना, वो एक प्रोसीजर होती है जिसमें आप खोजते हैं कि क्या डर है हमारे पास और कैसे उसको ठीक कर सके, और क्या एलिमिनेट है, जिस ऐसे क्या क्या चीजों को एलिमिनेट कर सके और कैसे उसको रिड्यूस कर सके रिस्क को। क्लियर। रिस्क मैपिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, मैथोडिक होता है। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद देखता है अरे यार ये वाला रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैरायटी देता है उन चीजों को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक। देन क्वालिफाई करता है रिस्क उसमें से, ऑर्गेनाइजेशन में से। क्लियर। तो गाइस ये इसमें से कोई भी पॉइंट ना इंडिविजुअली आपको पूछ सकता है शॉर्ट नोट टाइप में, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन इसके फायदे देख लेते हैं कि रिस्क मैपिंग के क्या फायदे होते हैं। फर्स्ट है कि प्रमोट करता अवेयरनेस। ठीक है, रिस्क के थ्रू जब अपन ऐसा रैंक कर देते हैं तो ये हमको बताता है ना ये वाला सबसे ज्यादा रिस्की है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। फिर अनेबल द डिलीवरी ऑफ सोल्यूशन सर्विस अक्रॉस द रिस्क मैनेजमेंट। पूरे जो रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू चेन रहती है मैनेजमेंट में, तो उसमें सबको बताता है कि यार ये सोल्यूशन करना है अपन को। अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर आग लग गई तो आग लगने का भी रिस्क होता है बिजनेस में, तो आग लग गई तो सब इंप्लॉय लोग को बताएंगे ऐसे ऐसे करके अपन आग बुझा सकते हैं। ठीक है। सर्व एज अ पावरफुल एड ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग। जब बिजनेस प्लानिंग करेंगे तब हमको वहां पर बताना है कि यहाँ पर अगर ये हो गया तो उसका मिटिगेशन सोल्यूशन ये है। क्लियर। देन असाइनिंग असाइंस क्लीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल। हर एक इंसान को अगर हम लोग आग बुझाना सिखा देंगे तो ये क्या होगा, एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी कि अपने आप को प्लस ऑफिस को बचाओ आग से। क्लियर। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज रिस्क मैनेजमेंट एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और अपन इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार एक जैसी दुकानें हैं, ठीक है, ज्वेलरी शॉप है, चार, आग लगी चारों में एक साथ। अगर आपके सारे इंप्लॉयज को पता है कि आग कैसे बुझाते हैं तो आपका बिजनेस बच जाएगा, बट इन तीनों का जल जाएगा। अब आपका बच गया तो आप अच्छा कंपटीशन दे पाओगे, क्योंकि इनको रिकवरी में समय लगेगा, उतने में तो आप पैसे कमा लोगे। तो ये हुई ना एक अपॉर्चुनिटी आपकी। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन। में क्या करते हैं अपन, डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अच्छे अच्छे प्लान डिजाइन करते हैं ताकि अप्रोच कर सके हम लोग इंश्योरेंस को उस हिसाब से। ठीक। नेक्स्ट अपना रिस्क रिटेंशन। कुछ टाइप के ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अवॉइड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उसको अपन को क्या करना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है, मतलब रखना पड़ता है खुद के साथ। जब वो बहुत छोटा होगा, अब आप अपने एकदम एकदम छोटे बेबी को छोड़ के जा सकते हो जॉब करने। बहुत छोटा बेबी है अगर आपका 1 मंथ का, 5 डेज का, 10 डेज का, तो आपकी जरूरत है उस बेबी को, मम्मा की जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं है उसको। तो वो एकदम छोटा है। वैसे ही जब एकदम छोटा रिस्क होता है तब आप उस रिस्क को अपने पास ही रख सकते हो, अपने से दूर नहीं कर सकते। या फिर रिस्क बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम किसी को दे ही नहीं सकते ना।
अगर आपके पास बहुत 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 ही ज्यादा पैसा है तो क्या पूरा पैसा दे सकते हो क्या किसी को? नहीं दे सकते ना, पूरा तो नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ कि 60-90 इतना परसेंट भी आप डोनेट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, बट पूरा तो नहीं दे सकते। तो वैसे ही रिस्क अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी आसानी से रिस्क ट्रांसफर हो नहीं सकता ना, इसीलिए। ठीक है, तो बहुत बहुत छोटा होता है और जब बहुत बड़ा होता है तब हम लोग इसको रिटेन ही करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब। फिर होता है रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन का क्या मतलब होता है? इसमें अपन मिटिगेट करेंगे, ठीक है, रिस्क को, जो भी हार्मफुल इफेक्ट रहेंगे उसको अपन को ठीक ठाक बैलेंस करना है, अपनी अच्छाइयों को और बुराइयों को मिला के अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाना है, इस कॉल्ड रिस्क रिडक्शन। अब अपन एक नए टॉपिक में चलते हैं जो कि स्पेशली अलग अलग से इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम।